हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने की बहुत सारी संभावनाएँ हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे लिखना है, तो उत्तर में आपको डालना हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब फिर दूसरा प्रश्न ये है कि इनके प्रकारों का जो है वो उल्लेख कीजिए। तो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपको लिखना है हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें लिखना है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अगर देखा जाए तो मेथेन हो गया, एथेन हो गया। आप देख सकते हैं कार्बन, यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बंध द्विबंध यानी डबल बॉन्ड और त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एथीन हो गया, एथाइन हो गया। तो ये सारे एग्जांपल हो गए। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। तो आपको एग्जांपल भी बता देना है और डेफिनेशन भी लिख देना है। तो ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न ये है, और ये दूसरा प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आपको लिखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर निम्नलिखित है। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो है एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया। तो ये सारे। और अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य जो है वो द्विबंध यानी डबल बॉन्ड व त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड जो है पाया जाता है। जैसे मेथीन हो गया, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, मेथाइन हो गया, एथाइन हो गया आदि। तो ये इनमें अंतर है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जिसमें एकल बॉन्ड पाया जाए यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो वो संतृप्त होगा, और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए वो असंतृप्त होगा। तीसरा प्रश्न ये है कि क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं। अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है वो सूत्र लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको लिखना है इस तरीके से कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह समूह जो उसके गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहलाता है। अंग्रेजी में से फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कौन कौन से क्रियात्मक समूह, जैसे एग्जाम्पल में एल्कोहल क्रियात्मक समूह यानी OH बॉन्ड हो गया, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, कीटोन क्रियात्मक समूह और कार्बोक्सिलिक जो है ये समूह है। तो ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह। तो आपको डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद एग्जाम्पल भी जैसे बता देना है कौन कौन से हैं। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न ये है कि सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं जो है वो लिखिए। चौथा प्रश्न है, तो समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। विशेषताओं की यदि हम बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि किसी सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे पैराफिन हाइड्रोकार्बन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। दूसरे यदि बात करें तो प्रत्येक यौगिक सजातीय श्रेणी के अन्य यौगिकों का सजातीय कहलाता है और वह अपने से अगले तथा पिछले सदस्य से CH2 का समान अंतर जो है वो रखता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं CH4, C2H6, C3H8, C4H10। फिर तीसरा है सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो CH2 का ही आएगा। C2H6 और CH4 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इतना ही आएगा। C3H8 और C2H6 का अगर डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तीसरा यह है कि सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को कुछ सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। फिर चौथा है कि चूँकि सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों में क्रियात्मक मूलक समान होता है इसलिए इनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये हो गया चौथा गुण। तो इस तरीके से आपको जो लिख देना है। फिर पांचवा प्रश्न ये है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, इसका सूत्र का नाम तथा संबंधित समीकरण जो लिखो। प्रयोगशाला में उत्तर लिखना है
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया यानी NH2CO NH2 नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने किया। इन्होंने अमोनियम आइसोसाइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया। ये इसका समीकरण आपको दे देना, NH4NCO इसको गर्म किया गया तो NH2CO NH2 बने। ये अमोनियम आइसोसाइनेट है और ये क्या है, यूरिया है, ये चीज़। अगला प्रश्न ये है, छठा प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को एक एक करके क्लोरीन के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल में CH4Cl2 से रिएक्शन करता है तो CH3Cl प्लस HCl बनता है और फिर ये CH3Cl जो Cl2 से रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है। इसी प्रकार आगे भी Cl2 से अपक्रिया होती है तथा का लास्ट में बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ऐसे बन जाएगा ये चीज़। तो ये आपको बता देना है। तो ये हो गया, ये CH2 है, Cl2 है और ये HCl है। तो यही रिएक्शन है, ये होती रहती है इसी प्रकार। Cl2 से जो बनता है प्रोडक्ट फिर वो Cl2 से रिएक्शन करता है और लास्ट में ये बनता है CCl4। तो ये आपको बता देना है। ये छठा प्रश्न हो गया। सातवां प्रश्न ये है कि कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये सातवां प्रश्न है। तो पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन के योग द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलना संकलन या योगात्मक अभिक्रिया जो है वो कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे ये CH2 यानी एथीन है, इसने हाइड्रोजन से क्रिया की Ni यानी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनना ही क्या कहलाता है, योगात्मक अपक्रिया, ये संकलन अपक्रिया कहलाती है। और उत्प्रेरक रहना चाहिए निकिल, ये चीज़, और जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है। फिर आठवां प्रश्न है कि एस्टरीकरण एस्टरीफिकेशन अपक्रिया को जो है वो एक उदाहरण देकर समझाएं या एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है, एस्टरीकरण में किसी अल्कोहल जैसे एथेनॉल तथा किसी अम्ल जैसे एसिटिक एसिड की पारस्परिक क्रिया से एस्टर तथा जो है वो जल बनता है। तो ये CH3COOH है, ये C2H5OH है। ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक। तो एसिड जब अल्कोहल से यानी कोई जब किसी अम्ल की पारस्परिक क्रिया जो है, यहाँ देखिए अल्कोहल तथा किसी अम्ल की पारस्परिक क्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। तो ये अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल है, ये क्या है, अम्ल है। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर तथा जल बनता है। तो CH3COOH यही एस्टर है तथा ये जल बनता है। उदासीनीकरण में कोई एसिड किसी चार्ज से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, ये आपको बता देना है इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 9वां प्रश्न ये है कि साबुन क्या है। साबुन बनाने की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। एग्जाम्पल सोडियम एस्टीरेट C1735COONA। चलिए फिर साबुन के निर्माण में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री हैं। तो साबुन बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन 4 kg, महुआ का तेल, स्टार्च, बिरोजा, जल, रंग, सुगंध आवश्यकता अनुसार। फिर साबुन बनाने की गर्म विधि, इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है कि इस विधि द्वारा व्यापारिक स्तर पर साबुन का निर्माण किया जाता है। इस विधि में तेल या वसा को लोहे के डेग में गर्म करते हैं। गर्म तेल में लाई, कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन आवश्यक मात्रा में मिलाते हैं। मिश्रण को निरंतर चलाते रहते हैं। मिश्रण के गाढ़ा होने पर इसमें आवश्यक मात्रा में नमक मिला देते हैं। इससे अवक्षेप ऊपर आ जाता है क्योंकि साबुन नमक के विलयन में अविलेय है। साबुन के अवक्षेप को छानकर अलग कर लेते हैं। साबुन के अवक्षेप को छानकर अलग कर लेते हैं। छनित में नमक का घोल कर शेष क्षार तथा ग्लिसरीन जो है ग्लिसरीन होती है। छनित को स्पेंटलाई कहते हैं। साबुन के अवक्षेप में मैदा, बिरोजा, सुगंधित पदार्थ रंग आदि मिलाकर मिश्रण को समान कर लेते हैं। इसे फ्रेम में डालकर जमा लेते हैं। ठंडा होने पर इसे टिकिया के आकार में काट लेते हैं। फिर यह है मिसल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। इसका साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया में क्या महत्व है, मिसल पर जो है वो टिप्पणी लिखिए। तो आपको लिखना है इस तरीके से कि मिसल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई की क्रियाविधि। तो साबुन को जल में घोलने पर RCOO और फिर आपको निगेटिव साइन लगा देना ऊपर, यानी आयन के 2 भाग होते हैं। एक अध्रुवीय भाग, इसमें एल्किल समूह R एक लंबी श्रृंखला वाला समूह है, या जल विरोधी तथा तेल स्नेही होता है। फिर दूसरा ध्रुवीय भाग, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो इसमें उपस्थित कार्बोक्सिलेट आयन COO
ध्रुवीय होता है तथा जल इससे नहीं होता है। C17H35 के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? C17H35 और COO आयन। ठीक, ये ध्रुवीय भाग होता है, ये अध्रुवीय भाग होता है। तो इस तरीके से जो है आपको बता देना है। और जब साबुन को जल में घोला जाता है तो RCOO आयन समूह कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस जगह पर आपको फिगर बना देना है वो वाला। फिर है जो मिसल का फिगर होता है, चलिए, जिसमें ऋणावेशित कार्बोक्सिलेट आयन जल के संपर्क में रहते हैं तथा अध्रुवीय एल्किल समूह जल से दूर रहते हैं। इस प्रकार के कणों को मिसल कहते हैं। जब गंदे कपड़ों को इसमें डुबोया जाता है तो धूल, मिट्टी के कण, तेल, चिकनाई आदि मिसल में चले जाते हैं तथा जल के साथ बह जाते हैं तथा कपड़े जो है वो साफ हो जाते हैं। तो ये थे अति महत्वपूर्ण, ये थे 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।